हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग सिंह। वेलकम टू पावरजाला एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग एक लैंडमार्क केस देखेंगे जिसका नाम है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये केस है 1995 सुप्रीम कोर्ट का। फर्स्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि ये केस किस प्रीमाइस पे था। देखिए, वी नो कि वी हैव पर्सनल लॉज फॉर कम्युनिटी, जैसे कि हमारे हिंदू पर्सनल लॉ है या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ है। दे बोथ आर बेस्ड अपॉन द कम्युनिटी, राइट? हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है। सो in terms of marriage, divorce, inheritance, succession, ये सारे adoption वगैरह, ये सारी चीजों के लिए there is no secular law, there is a secular law, but parties के लिए हम लोग जनरली एज अ हिंदू पर्सनल लॉ, अगर पार्टीज हिंदूज हैं तो हिंदू पर्सनल लॉ, और अगर पार्टीज मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ, राइट? जनरल लॉ, राइट? इसमें इंडियन स्पेशल मैरिजेस एक्ट भी आता है, बट यहाँ पर हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हम लोग को देखना है कि what if there is a conflict between one personal law and the other personal law, right? तो which one is going to prevail? ये वाला क्वेश्चन जो है ये इस केस में अराइज हुआ था, बिकॉज what happened was, मैं ब्रीफ आप लोगों को बता देता हूं। इसमें husband and wife, they both were Hindus and they were married according to the Hindu Marriage Act, ठीक है? So they were governed by the Hindu personal law. But what the husband did, husband, he had a girlfriend, or the girlfriend, he was also a Hindu, but because the husband was already married and he did not want to divorce his first wife, what he did, the girlfriend and the husband both converted to Islam and then they both married each other, okay? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होने लगा कि जो फर्स्ट मैरिज है, इज इट स्टिल सबसिस्टिंग, बिकॉज द हस्बैंड स्टार्टेड कंटेंडिंग दैट कि आई एम नो लॉन्गर अ हिंदू, आई एम अ मुस्लिम नाउ, सो अब मेरे ऊपर हिंदू पर्सनल लॉ अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट कंटेंशन। दूसरी कंटेंशन ये थी कि ही इज ऑलरेडी मैरिड अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ, सो ही कैन नॉट मैरी अ हिंदू नाउ। तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हिंदू पर्सनल लॉ एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ, यहाँ पर अराइज हुआ था। तो वाइफ फ्रॉम द फर्स्ट मैरिज अंडर द हिंदू पर्सनल लॉ, उसने बोला कि मेरी मैरिज जो है वो अभी भी सबसिस्टिंग है, it has not been dissolved because the conversion of the husband does not dissolve the marriage, right? So यहाँ पर there were conflicting claims कि हिंदू पर्सनल लॉ प्रिवेल करेगा या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रिवेल करेगा। हस्बैंड की कंटेंशन कि मैं अब मुस्लिम बन गया हूं और नॉट अ हिंदू, इसीलिए हिंदू मैरिज एक्ट मेरे पर नहीं लगेगा, द मैरिज हैज ऑटोमेटिकली बीन डिसॉल्व्ड, राइट? This contention was actually rejected by the Supreme Court, and Supreme Court said कि if the marriage has been solemnized under the Hindu personal law or the Hindu Marriage Act in this case, it can be dissolved only under the provisions of this act, right? Hindu Marriage Act के अंदर ही होगा, वो किसी और के अंदर नहीं होगा। So the husband's conversion to Islam and subsequently marrying a Muslim woman does not dissolve the first marriage, ठीक है? But at the same time, the Supreme Court also said कि the husband's marriage, second marriage जो है वो तो void है because first marriage is still subsisting, but the first marriage की जो wife है, she has a ground for divorce from against the husband because husband has committed adultery, right? So ये चीज याद रखिए, bigamy, not adultery, sorry, it is bigamy. So the husband is marrying again during the subsistence of the first marriage, right? So यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक पर्सनल लॉ के अंडर आपकी मैरिज सोलमनाइज्ड है तो वो उसी पर्सनल लॉ में डिसॉल्व भी होगी। यू कैन नॉट कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन, राइट? यू कैन नॉट कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन एंड हैव द फर्स्ट मैरिज डिक्लेयर्ड एज वॉइड। नहीं, आपको वो फर्स्ट हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर ही करनी पड़ेगी, जैसा कि इस केस में हुआ था। नाउ द सेकंड थिंग वाज कि क्या ये कन्वर्जन लीगल है या इलीगल है, राइट? बिकॉज देखो, द हस्बैंड कन्वर्टिंग टू इस्लाम is not because he believes in the tenets of Islam. नहीं, he is only doing so for the purpose of marriage, so he can marry a second time and he can just get rid of the first wife, ठीक है? So इस पे भी कोर्ट ने कहा कि this is something which should be looked at because यहाँ पर the person से हमारी constitution गारंटी करती है कि if you want to believe in certain principles, certain laws or certain faith, you are allowed to do so, ठीक है? But इसके साथ हम लोगों को ये भी याद रखना होता है कि वो एक्चुअल आपकी बिलीफ होनी चाहिए इस चीज में। तो इन अ कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी लाइक आवर, जैसे हमारे यहाँ देयर आर मल्टीपल फेथ्स, तो उसमें जब वन पर्सन हु इज मैरिड अंडर वन फेथ एंड कन्वर्ट्स टू द अदर फेथ, तो उसका ये जो कॉन्फ्लिक्ट आता है दोनों में, इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट
refer to Article 44 of the Constitution, which is the Uniform Civil Code. Okay. अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि दिस issue of one person who is married under one personal law and then he converts to another personal law for the purpose of marriage, this can be prevented if we have a uniform civil code. So in terms of marriage, divorce, adoption, inheritance, succession, हम लोग क्या कर सकते हैं? We can have a uniform civil code under Article 44 of the Constitution of India, right? So हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, this was the first time where the Supreme Court concretely said that the Parliament should take action upon the Article 44 of the Constitution, which is the Uniform Civil Code. और ये because it's a part of DPSP, Directive Principles of State Policy, so याद रखना कि Directive Principles of State Policy को आपको तुरंत इनैक्ट नहीं करना होता, वो लीव कर दिया गया था कि फॉर द फ्यूचर जनरेशंस की जब भी फ्यूचर में लगे, when the time is right and the government has the resources, तब उसे इंप्लीमेंट करें. So 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था कि we should have a uniform civil code to provide any kind of situations. Thank you everyone.